हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। आज न्यूज आई कि यूएस की एक लॉ फर्म ने एचडीएफसी बैंक पर केस कर दिया है फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ डिटेल्स टू इट्स इन्वेस्टर्स। ये एलिगेशन क्या है, इससे एचडीएफसी बैंक के शेयर पर क्या असर पड़ सकता है, क्या हमें एचडीएफसी बैंक को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर करना चाहिए, ये सभी फंडामेंटल एनालिसिस हम आज डिस्कस करेंगे और वीडियो के एंड में मैं आपको अपनी ओपिनियन भी बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि न्यूज क्या है। न्यूज ये आई है कि यूएस बेस्ड एक लॉ फर्म जिसका कि नाम रोजन लॉ है, उसने इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करी है एचडीएफसी बैंक के खिलाफ। उस इन्वेस्टिगेशन की बेसिस क्या है, वो ये है कि एचडीएफसी बैंक की जो व्हीकल फाइनेंस डिवीजन है, व्हीकल फाइनेंस ब्रांच है, उसके कुछ एग्जीक्यूटिव्स ने, उसके कुछ एम्प्लॉयज ने अपनी व्हीकल लोन्स देने के टाइम पे अपने जो बोरोवर्स हैं उन्हें प्रेशराइज किया कि व्हीकल लोन उन्हें तभी मिलेगी जब वो लोन के साथ साथ एक जीपीएस डिवाइस का बंडल भी साथ मिलेंगे ऑटो लोन के साथ। और उस जीपीएस डिवाइस का चार्ज करीबन 18,000 रुपए। एचडीएफसी बैंक के जो कम्युनिकेशन एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने कहा कि उनके लिए ये बहुत ही बड़ा सरप्राइज है और उन्हें ये बड़ा ही फ्रिवलेस, बड़ा ही मीनिंगलेस लग रहा है क्योंकि इसके बारे में उन्होंने सारी डिस्क्लोजर पहले ही करी हुई थी। उनकी जो सारी डिस्क्लोजर्स हैं वो काफी ट्रांसपेरेंट है। पूरे केस के बारे में जो एमडी हैं आदित्य पुरी जी, उन्होंने अपने एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग में भी इस बात को डिस्कस किया था और उन्होंने बताया था कि एक प्रोब कंडक्ट की गई थी और जो भी एम्प्लॉयज इसके लिए जिम्मेदार थे, इस चीज में इन्वॉल्व थे, रिस्पॉन्सिबल थे, उन पे अप्रोप्रिएट एक्शन ऑलरेडी लिया जा चुका था। तो ये कोई नई न्यूज नहीं है, बट ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये नई है, तो इसलिए ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो जाता है कि इस पे मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी। अब ये सारी जो घटनाएं हैं तब आ रहे हैं जब जो आदित्य पुरी जी हैं उनके रिटायरमेंट में केवल 2 महीने बचे हैं। उन्हें अक्टूबर में रिटायर करना है। नए एमडी की घोषणा हो चुकी है, शशिधर जगदीशन जी नए एमडी होंगे आदित्य पुरी जी के रिटायरमेंट के बाद, बट केवल 2 महीने बचे हैं और फिर ऐसी न्यूज आ रही है। तो इसका क्या असर पड़ेगा ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक के कुछ जो ओवरव्यू है वो देख लेते हैं। बैंक 1994 में स्थापित हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था। ये एसेट साइज के हिसाब से जो टोटल डिपॉजिट्स होते हैं और जो टोटल लोन बुक साइज होता है उन सभी के हिसाब से इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिया की ये लार्जेस्ट बैंक है। इवन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि एसेट साइज के हिसाब से एचडीएफसी बैंक से बड़ी है, पर मार्केट कैपिटलाइजेशन इन द स्टॉक मार्केट के हिसाब से एचडीएफसी बैंक एसबीआई से भी बड़ी है। और ये एक बहुत ही फंडामेंटल एक एलिमेंट है एचडीएफसी बैंक के पीछे कि ये बैंक बहुत ही सिस्टम और प्रोसेस ओरिएंटेड है। इसके जो सारी प्रोसेसिंग होती है, जो सारे ऑपरेशंस होते हैं वो बहुत ही स्ट्रीमलाइंड है, बहुत ही इनोवेटिव है। तो ये कुछ हाइलाइट्स हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में जिसे हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि बेसिकली जो बिजनेस होता है वो अपने फंडामेंटल से ही ड्राइव होती है लॉन्ग टर्म में। आदित्य पुरी जी के बारे में हमने ब्रीफली डिस्कस भी किया। इंडिया के बहुत ही बड़े आइकन है, इनको बहुत ही इज्जत से देखा जाता है इंडियन कॉर्पोरेट फ्रेटर्निटी में। जब से ये बैंक खुला है 1994 से, तब से एमडी रहे हैं आदित्य पुरी जी, तो इसलिए उनकी रिटायरमेंट एक बहुत ही बड़ी माइलस्टोन मानी जा रही है, बहुत ही बड़ा एक इवेंट माना जा रहा है एचडीएफसी बैंक की हिस्ट्री में। अब देख लेते हैं कि ये बैंक कौन कौन से सेक्टर्स, कौन कौन से डिविजन्स में काम करता है। और रिटेल बैंकिंग के बारे में सबसे इजीली पता होगा, सबसे आराम से पता होगा क्योंकि हम आप जब भी अकाउंट खुलवाते हैं तो वो इनके रिटेल बैंकिंग डिवीजन के अंदर होता है। रिटेल बैंकिंग का मतलब ये है कि नॉर्मल कॉमन जनता है उनके जो अकाउंट्स खुलते हैं वो रिटेल अकाउंट्स होते हैं, तो वो रिटेल बैंकिंग के अंडर आता है। होलसेल बैंकिंग में कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को ये सर्व करते हैं, जो भी इंडस्ट्रीज होती है, जो बिजनेसेस होते हैं, उनके जो अकाउंट्स खुलते हैं, उनके जो ऑपरेशंस होती है वो होलसेल बैंकिंग के अंदर आती है। ट्रेजरी डिवीजन में ये लोग जनरली जो बड़े बिजनेसेस होते हैं उनके जो फंड्स होते हैं उनको मैनेज करते हैं कि बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स होते हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स वगैरह, तो उनको सारे को ट्रेजरी डिवीजन के अंदर हैंडल किया जाता है। अब क्विकली एक ओवरव्यू देखते हैं, जो की मेट्रिक्स हैं एचडीएफसी बैंक शेयर वो देख लेते हैं क्विकली। तो जैसा मैंने बताया, ये इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली बैंक है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,68,000, ऑलमोस्ट 5,68,000 करोड़ के आसपास है। इसकी डिविडेंड यील्ड 0.24 है जो कि थोड़ी कम है,
पर चूंकि ये बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड बैंक है और आप एक्चुअली देखेंगे कि जो भी बीएफएसआई सेक्टर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में जो भी स्टॉक्स हैं वो उनकी डिविडेंड यील्ड थोड़ी कम ही होती है, क्योंकि वो सब ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स होते हैं, वो डिविडेंड यील्ड पे इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन जब तक ग्रोथ मिल रही है तब तक कोई दिक्कत, कोई कंप्लेंट की बात नहीं है। इसकी बीटा जो है 1.09 है, तो स्टॉक मार्केट से थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है, और वो आप हर फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज सेक्टर के हर स्टॉक के साथ आप देखेंगे कि वो जनरली मार्केट से थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल, थोड़ा ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। पर उनमें ग्रोथ भी, अगर अच्छे स्टॉक्स हैं, अच्छी कंपनी है, अच्छे बिजनेस हैं, तो उनमें ग्रोथ भी उतनी ही दिखती है। इंडस्ट्री की पी है ऑलमोस्ट 25, और ये आपको 21, ऑलमोस्ट 21, 20.77 की पी पे मिल रहा है। तो इतना धाकड़, इतना जबरदस्त बैंक होने के बावजूद भी ये आपको इंडस्ट्री के पी से कम मिल रहा है, तो ये आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए, ये एक फैक्टर। अब आप देखेंगे कि इतनी बड़ी न्यूज आज आई, फिर भी बैंक कितना कम गिरा, 1% भी नहीं, आधा % भी आज ये बैंक नहीं गिरा। और डिलीवरीज देखिए 37% के आसपास। तो अभी भी लोग इसमें इतना विश्वास करते हैं, सारी न्यूज के बाद भी वो इसकी डिलीवरी उठा रहे हैं, और बैंक में गिरावट भी ज्यादा नहीं आई। अब हम कुछ और बातों को डिस्कस करेंगे जो कि फंडामेंटल एनालिसिस का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, तो वो उन सारे एलिमेंट्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब इनकी आप डिपॉजिट्स देखिए, डिपॉजिट क्या है, जो हम, आप, जो बिजनेसेस हैं, वो सब मिलके कितनी डिपॉजिट बैंक में डालते हैं। हम आप जब पैसे जमा करते हैं तो उनको डिपॉजिट्स बोला जाता है, बैंक के लिए वो डिपॉजिट्स हैं। तो वो डिपॉजिट्स देखिए, मार्च 2019 से मार्च 2020, एक साल के भीतर जो डिपॉजिट्स 9 लाख हुआ करते थे वो 11.5 लाख के आसपास हो गए, 9.25 लाख से करीब 11.5 लाख। जो रिजर्व्स और सरप्लस हैं इस बैंक के पास, वो 1 लाख, करीब 1.5 लाख से बढ़ के 1,75,000 के आसपास होते हैं। तो दीज आर ऑल वेरी हेल्दी इंडिकेटर्स। अब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करते हैं, सीएआर। सीएआर क्या होता है, ये आप डेफिनेशन भी यहाँ पे क्विकली देख सकते हैं, टियर 1 कैपिटल प्लस टियर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स। तो ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाते हुए भी अगर हम डिस्कस करें तो ये बेसिकली ये दिखाता है कि बैंक की जो रिस्की एसेट्स की जो प्रोपोर्शन को सपोर्ट करने के लिए उनके पास कैपिटल है वो कितनी है। तो ये नंबर जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा। आरबीआई की रिक्वायरमेंट ये है कि जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो करीब कम से कम 8% होनी चाहिए, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स की करीब 12% होनी चाहिए। तो एचडीएफसी बैंक पे भी 11-12% का जो रेगुलेशन है वो एप्लीकेबल होता है, और इनकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखिए अभी 19 है मार्च 2020 में, जो कि वेल अबव द रिक्वायरमेंट है। और पिछले साल ये 17 थी, तो पिछले साल से भी ज्यादा बढ़ गई है। तो ये बताता है कि ये कितना ही सेफ, कितना ही साउंड बिजनेस है। और कुछ बातों के बारे में बात कर लेते हैं। कासा, कासा क्या होता है, करेंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट। अब बैंक्स में कासा जितने ज्यादा होंगे, जितने ही करंट अकाउंट्स और जितने ही सेविंग्स अकाउंट खुलेंगे, बैंक्स के लिए उतना ही अच्छा। सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट्स पे बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। करंट अकाउंट्स पे तो ऑलमोस्ट 0 इंटरेस्ट होता है, और सेविंग्स अकाउंट पे 3-3.5% का इंटरेस्ट होता है। एज अपोज टू फिक्स डिपॉजिट, अगर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट खोलते हो उस पर बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो कि बैंक के लिए उतना हेल्दी नहीं है। आपके लिए, हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमें ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, बट बैंक के लिए वो उससे अच्छा है ये कि लोग ज्यादा पैसे अपने सेविंग्स अकाउंट में रखें, टर्म डिपॉजिट्स कम करवाएं। सेविंग्स अकाउंट में एक लिक्विडिटी की रहती है बात, तो आप फट से निकाल सकते हैं। टर्म डिपॉजिट आपको तोड़ने के लिए आपको कुछ पेनल्टी देनी पड़ती है। तो बेसिकली बात यह है कि कासा जितना होगा, कासा जितना हाई होगा, जितना ऊपर होगा, बैंक के लिए उतना ही हेल्दी है, क्योंकि उन्हें लो कॉस्ट डिपॉजिट्स पे करने पड़ेंगे, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होगी वो बहुत ही कम होगी, और वो लोन अच्छे इंटरेस्ट पे दे सकते हैं लोगों को। तो इनकी जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होगी वो हेल्दी होगी, वो बढ़िया होगी। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हमने ऑलरेडी देखा कि बहुत ही हेल्दी है एचडीएफसी बैंक का। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात कर लेते हैं क्विकली कि क्या होता है, और ये सब फंडामेंटल एलिमेंट जो है मैं आगे आने वाली वीडियोस में भी डिस्कस करूंगा, बट मैं आपको हर जो मेट्रिक है उसकी डिफिनेशन बताते भी चल रहा हूं, ताकि एक बहुत ही होलिस्टिक वे में एनालिसिस कर सकें, बहुत ही फंडामेंटल एनालिसिस आपकी तगड़ी हो। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये होता है कि जब बैंक आपको इंटरेस्ट देती है, और तो आपको तो इंटरेस्ट देती है, तो वो बैंक को पे करना पड़ता है आपको। जब बैंक लोन देती है किसी बिजनेस को, या फिर हम आप भी जब लोन लेते हैं, जब होम लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, यहां तक कि क्रेडिट कार्ड पे भी अगर कोई लोन ले रहा होता है, तो उस पे जो इंटरेस्ट बैंक को मिलता है, तो बैंक के लिए इनकम क्या हुई, हम आप जो उसको इंटरेस्ट पे करते हैं, और बैंक के लिए आउटगो क्या हुआ, जो इंटरेस्ट उसे पे करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स बैंक अकाउंट या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट्स। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन उन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है।
तो ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन जितना ऊपर होगा, इसका मतलब कि बैंक की जो फाइनेंशियल्स हैं उतनी ही हेल्दी हैं। तो ये अगर 3 से 5-6% के बीच में है तो उसको बहुत ही हेल्दी माना जाता है। जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन एचडीएफसी बैंक का है वो बहुत ही हेल्दी है। इसलिए भी है क्योंकि आप जानते होंगे कि हम अब जब एचडीएफसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो हमें जो सेविंग्स बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है वो बहुत हाई नहीं होता है, वो काफ़ी वन ऑफ द लोएस्ट इन द इंडस्ट्री होता है। 3, 3.5, 3% का इंटरेस्ट होता है। तो ऑब्वियसली उनकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बहुत ही कम हो जाती है बैंक की, और बाकी को जब वो लोन देते हैं तो वो अच्छे मार्जिन पे देते हैं, तो उनकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन हाई है। अब उन नेट प्रॉफिट मार्जिन देख लेते हो तो देखिए पिछले साल से ये इंक्रीज भी हुआ है और बहुत ही हेल्दी। अगर आपके पास 20-25% का नेट प्रॉफिट मार्जिन है तो सोचिए कि कितनी अच्छी बिजनेस है। अब ये यहाँ क्विकली एक चार्ट देख लेते हैं। ये रेवेन्यू और प्रॉफिट का चार्ट है। आप देख सकते हैं 2017, ये पिछले 3 सालों का चार्ट है। 3-4 सालों में इनकी रेवेन्यू हमेशा ग्रो कर रही है, इनकी प्रॉफिट हमेशा हर साल ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रही है, जो कि एक हेल्दी साइन है। अब और भी कुछ की डिटेल्स को देखते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, इनकी जो सेल्स हो रही है उसकी कंपाउंडेड ग्रोथ क्या है, साल साल दर साल, क्या जो हमने पिछली वीडियोस में भी बात करा, क्या गैर CAGR। तो CAGR क्या होता है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो इनकी जो सेल्स ग्रोथ है उसकी कंपाउंडेड ग्रोथ रेट क्या है, तो 10 साल की आप देख ले तो ऑलमोस्ट 22%, 5 साल की 18-19%। तो इसी तरह आप प्रॉफिट का ग्रोथ देखें तो 24%, 25%। स्टॉक प्राइस की बात करें, स्टॉक प्राइस का क्या क्या है, तो 10 सालों में इसने 16.5% का रिटर्न दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी है, तो 16-17% है। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है इसका। हर जो मेट्रिक है इसका 15%, 20% के आसपास है। तो ये सारी जो रिटर्न रेशियोज है 15-20% के बीच में। आरओई देख लेते हैं। अब आरओई केवल आपको करंट ही नहीं बल्कि हिस्टोरिकल जो आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो भी आपको चेक करना चाहिए। वो मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। मार्च 2009 यानी कि पिछले 10-11 सालों का आपको डेटा यहाँ पे दिख रहा है। तो हर साल आप देखें कि इसकी जो आरओई है कंसिस्टेंट रही है, बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। हर साल इसकी आरओई 15% से ऊपर रही है और कभी कभी अप्रोचिंग 20%। तो हमेशा 15 से 20%, जो कि एक बहुत ही हेल्दी साइन है। आपको याद होगा फंडामेंटल एनालिसिस की जो हमने पहली दूसरी वीडियो की थी, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है कि आपको इक्विटी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, फंडामेंटल रीजन क्या है, रिटर्न की मैं बात नहीं कर रहा हूं, फंडामेंटल रीजन क्या है इक्विटी के आउट परफॉर्मेंस का, वो आपको अपने आप अभी तक अगर वीडियो नहीं देखी है तो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उससे आपका कन्विक्शन बढ़ेगा इक्विटी के अंदर। तो उसमें हमने बात करी थी कि 15%, 20% अगर आरओई हो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी हो, तो बहुत ही हेल्दी बात है। लॉन्ग टर्म में आपको ट्रिमेंडस रिटर्न्स मिल सकते हैं। फाइनेंसिंग मार्जिन की हमने ऑलरेडी बात करी। देखिए कितनी हेल्दी, 10%, 12%, 15% के ऊपर रही है। टैक्स की बात करें, ये एक और हाईलाइट आप देखिए कि कितनी बड़ी एडवांटेज हो रही है आज के सर्कमस्टांसेस में एचडीएफसी बैंक को। पहले आप देख रहे हैं 34-35% का हमेशा इसको टैक्स भरना पड़ता था सरकार को। अब वो टैक्स रेट, आपको पता होगा कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट आया था पिछले साल, और उसके चलते अब इसको 25%, 24% के आसपास देना पड़ रहा है। तो आप सोचिए कि ये जो इसको देना पड़ रहा है 10% का डिफरेंस है, तो 10% के डिफरेंस से कितनी बड़ी डिफरेंस आएगी प्रॉफिट में, उसके बारे में आप सोचिए। अब इनके जो ग्रॉस और नेट एमपीएस हैं वो देखिए कितने कम है। तो बहुत ही सेफ बैंक है, बहुत ही हाई प्रॉफिट और हाई ग्रोथ देने वाला ये बैंक है। इसके जो एनपीएस हैं वो भी काफ़ी कंट्रोल में रहते हैं। इस पे कभी भी आप ये देखेंगे कि एचडीएफसी बैंक कभी भी न्यूज़ में नहीं रहता अपने बैड एसेट्स और बैड एनपीएस और बैड लोन्स के कारण। नेट कैश फ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है। आप जब भी एक बिजनेस को एनालाइज करें तो नेट कैश फ्लो पे जरूर नजर रखें। नेट कैश फ्लो क्या होता है कि आपके एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस में आपके हाथ में कितना फ्री कैश फ्लो आया, जो आपके हाथ में कितने पैसे बचे। तो वो आप देखिए कि 1-2 साल इसके नेगेटिव रहे हैं, बट मोस्टली इसके हमेशा पॉजिटिव में रहते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, एक बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये एक लेवरेज बिजनेस में है, ये लोन के बिजनेस में है, तो ये बहुत ही हेल्दी साइन है। मार्जिन के बारे में हमने देखा ही। ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर, ये तो समझ लीजिए कि बहुत ही फंडामेंटली एसेंशियल मेट्रिक है ये। ईपीएस हमेशा आप देखिए 2009 से हमेशा कंसिस्टेंटली इसके ईपीएस बढ़ते रहे हैं। जो ईपीएस 2009 में 5 हुआ करता था, वो अर्निंग्स पर शेयर आज की डेट में ऑलमोस्ट 50 है। 10 टाइम्स ईपीएस बढ़ा है इन 10-11 सालों में। अब
ये हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मैं हमेशा ऐसे बिजनेस को प्रेफर करता हूं जिसमें कि प्रमोटर की होल्डिंग और इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग ये दोनों मिला के अगर एक बहुत ही सब्सटेंशियल नंबर, बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर आती है, तो इसका मतलब ये है कि जो इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स हैं और जो बिजनेस के खुद के प्रोमोटर्स हैं उनकी बहुत बड़ी कन्विक्शन है, वो विश्वास करते हैं कंपनी को, इस बिजनेस को ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग तो थोड़ी कम है, 25-26% के आसपास है, बट इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग आप देखिए कितनी ज्यादा है, 37-38% के आसपास। और फिर इंश्योरेंस कंपनीज, एलआईसी का आप सुनते होंगे कि एलआईसी ने इसका स्टेक ले लिया, उसका स्टेक ले लिया, तो इंश्योरेंस कंपनीज ने भी अच्छा खासा स्टेक लिया हुआ है। और म्यूचुअल फंड का देखिए 15% के आसपास। तो म्यूचुअल फंड उसी कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं जिन पे उन्हें विश्वास होता है, जिनकी ग्रोथ स्टोरी में उन्हें विश्वास होता है। तो टोटल मिला के आप देख लेंगे कि पब्लिक के पास और फिर डीआईआई के पास भी करीब 25%। तो आप देखेंगे कि सारे मिला के पब्लिक के पास बहुत ही कम शेयर्स बचते हैं। तो ये एक अच्छी बात होती है क्योंकि ज्यादातर जो इनके इस कंपनी के स्टॉक्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में हैं, तो वो कभी भी इस कंपनी को डूबने नहीं देंगे, वो कोशिश करेंगे कि ये बिजनेस हमेशा फ्लरिश करता रहे। और केवल अभी का ही नहीं, आप एक कंसिस्टेंटली आप 2017 के बाद से हर क्वार्टर का यहाँ पे डेटा दिखाया हुआ है मैंने, एफआईआईज की जो होल्डिंग है आप देखिए कंसिस्टेंटली 40-35% के बीच में रही है, डीआईआईज की होल्डिंग हमेशा 15 से 20% के बीच में रही है। तो ये बताता है कि कितना विश्वास है लोगों को इस कंपनी के शेयर्स में। अब कुछ हम रिटर्न्स देख लेते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हमें रिटर्न से मतलब है, राइट? बिजनेस तो बहुत ही अच्छा है, वो हमने एनालाइज कर लिया, काफी सारी मैट्रिक्स देख लिए। तो आप जब भी किसी बिजनेस को एनालाइज करें, और मैं एक अलग से भी वीडियो बताऊंगा, बट आप इन वीडियो से भी क्विकली पिकअप कर सकते हैं कि कौन कौन से मैट्रिक्स आपको देखते रहने चाहिए। और ये स्किल आपने अगर खुद डेवलप कर लिया तो आप सोचिए कि आप बहुत ही कन्विक्शन वाले इन्वेस्टर बन सकते हैं। जब आप इन्वेस्ट करेंगे किसी कंपनी में तो आपको पता होगा कि बिजनेस फंडामेंटल्स कितने स्ट्रांग है, क्योंकि आपने सभी एनालिसिस करी हुई होगी। तो यहाँ पे हम कुछ रिटर्न्स देख लेते हैं। एक वीक के अंदर स्टॉक थोड़ा अंडर परफॉर्मिंग रहा है। अभी सारे फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक आप देख रहे हैं कि अभी ज्यादा रिकवर उन्होंने नहीं किया है मार्च के लोज के बाद से। निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट है, सेक्टर भी 1% डाउन है और स्टॉक भी 2% डाउन है। एक महीने की बात करें तो स्टॉक 4% डाउन है, सेक्टर ऑलमोस्ट फ्लैट है और निफ्टी 4%। तो ऐसा नहीं है कि ये भागा हुआ स्टॉक है, इतना अच्छा स्टॉक अभी भी आपको एक अच्छी वैल्यूएशन पे, अच्छे मल्टीपल्स पे मिल रहा है। एक साल की बात करें तो अभी भी, एक साल के बाद भी, ये जो खाई इतनी बड़ी आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी डिप आई है ये कोविड के कारण, ये स्टॉक करीबन 1300-1350 पे ट्रेड कर रहा था, अभी डिप होके ये 750-800 पे भी आ गया था और अभी अच्छी खासी रिकवरी इसने दिखाई है। बट अभी भी हाइस से काफी दूर है, अभी भी 1000-1050 के बीच में ये ट्रेड कर रहा है। 1032 के आसपास इसका रेट चल रहा है अगर मैं गलत ना हूं तो अभी भी एक साल के भीतर में आपको 7% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। सेक्टर तो 22% डाउन है, मतलब सेक्टर का तो लीडर है ये, और सेक्टर से काफी कम गिरा है। तो आपकी कैपिटल प्रिजर्वेशन भी की है इसने, और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ तो देगा, तो वो तो अलग ही है। और अभी कैपिटल आपकी प्रिजर्व करके भी रखी है। निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट है, 2% के अपवर्ड मूवमेंट पे है। 5 साल की, लंबे समय की जब बात करें, जब भी इन्वेस्टिंग की बात करेंगे हम तो लंबे समय में देखेंगे। तो लंबे समय में 5 साल में स्टॉक ने आपके पैसे ऑलमोस्ट डबल कर दिए। 95% का रिटर्न है, जबकि सेक्टर ने 20% का रिटर्न दिया और निफ्टी ने 35%। निफ्टी से करीबन 3 टाइम्स का रिटर्न दिया है इसने। और ऑल टाइम की बात करें, हाँ, जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ है तब से की बात करें तो इसने 14,750% का रिटर्न दिए हैं। तो ये नंबर आपको काफी बड़ा लग रहा होगा। इसकी मैग्नीट्यूड समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि 1 लाख रुपए अगर आपने 2000, जब ये लिस्ट हुआ था 1999 2000 के आसपास जब ये लिस्ट हुआ था, उस समय आपने अगर केवल 1 लाख रुपए लगा दिए होते और कुछ नहीं किया होता अभी तक, तो आपकी वो जो कैपिटल है वो करीबन 1.5 करोड़ बन गई होती। तो आप ये कंपाउंडिंग का मैजिक यहाँ पे देखिए कि एचडीएफसी बैंक ने क्या परफॉर्मेंस दी है अगेंस्ट निफ्टी। निफ्टी ने दिया है ऑलमोस्ट 1000% का रिटर्न और स्टॉक ने दिया है ऑलमोस्ट 15,000% का रिटर्न। तो 15 गुना रिटर्न दिए हैं निफ्टी के कंपैरिजन में। अब इसकी प्राइस चार्ट थोड़ी एनालाइज कर लेते हैं, देखते हैं कि इसको किस लेवल पे बाई किया जाए। क्यों बाई किया जाए ये तो हमने ऑलरेडी फंडामेंटल एनालिसिस में सारी चीजें, सारी मैट्रिक्स एनालाइज की, देखी और अपने आप को कन्विंस किया। तो जब मार्च में इतनी बड़ी गिरावट आई थी मार्केट में, तो यहां तक कि 750 तक भी ये पहुंच गया। तो उसके बाद से बहुत ही स्मार्ट रिकवरी दिखाई है स्टॉक प्राइस ने। बट अभी भी अपने जो 200 डे, 50 डे, 100 डे, 150 डे सारे मूविंग एवरेजेस से नीचे चल रहा है। अभी भी ये स्टॉक प्राइस अपने मूविंग एवरेजेस से नीचे है।
बॉलिंजर बैंड की अगर बात करें तो अभी भी ये अपने बॉलिंजर बैंड के लोअर हाफ में ही ट्रैवल कर रहा है। बॉलिंजर बैंड का अपर लेवल आ रहा है 1139, मीडियम लेवल आ रहा है 1065 और लोअर लेवल आ रहा है 991, जो 1000 के जस्ट नीचे है। पिवट पॉइंट्स की अगर बात करें तो जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 1100 के आसपास 1120 पे बना हुआ है, 1070 के पिवट पॉइंट पे है, और सपोर्ट लेवल इसका आता है 982 के आसपास। एमएसीडी की बात करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी भी बियरिश क्रॉसओवर बना हुआ है और धीरे धीरे ये बढ़ भी रहा है, और हालांकि अब देखते हैं कि ये बढ़ेगा या और बुलिश क्रॉसओवर में कन्वर्ट हो जाएगा, बट वो हमें देखना पड़ेगा। मनी फ्लो इंडेक्स की अगर बात करें तो उसकी वैल्यू आती है 38.6, तो ये अभी भी ओवरसोल्ड कैटेगरी में तो नहीं पहुंचा है जो 20 से नीचे होता है, बट अब इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो नीचे की है, तो अभी भी आपको अच्छी प्राइस पे मिल रहा है। अगर आरएसआई की बात कर लें तो आरएसआई का वैल्यू आता है ऑलमोस्ट 43.9, तो अभी भी ये ओवरसोल्ड तो नहीं है बट ट्रेजेक्ट्री नीचे है। तो ऑल टाइम चार्ट की जब बात करें तो आप देखेंगे कि कितना बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक ये रहा है, इतनी जबरदस्त रिटर्न इसने प्रोवाइड किया अपने इन्वेस्टर्स को इसकी। और आप देखेंगे कि इसकी चार्ट हम एनालाइज करें तो हमेशा ये 20 मंथ के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है। कई बार इसने 20 मंथ के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, लेकिन कोविड के टाइम पे काफी अच्छी गिरावट आ गई थी और इसने अपने काफी सारे एवरेजेस को तोड़ के नीचे चला गया था। 20 मंथ की जो मंथली मूविंग एवरेज आ रही है वो 1100 के आसपास आ रही है, तो ये अभी भी अपने 20 मंथली मूविंग एवरेज से काफी नीचे है। लेवल्स की हम बात कर लेते हैं कि कौन से लेवल्स को हमें वॉच आउट करना चाहिए अगर हमें बाई करने की सोचनी है तो किस लेवल पे करनी है। तो आप देखेंगे कई बार इसने सपोर्ट लिया है 975 से 1000 के लेवल के बीच में, और आप देखें आपको याद होगा कि पिवट लेवल का भी जो नीचे का सपोर्ट था वो 982 पे था। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप इसके बारे में फुल्ली कन्विंस्ड हैं, पूरा विश्वास है आपको एचडीएफसी बैंक पे इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो आप 975 से 1000 का जो लेवल है उसको वॉच आउट कर सकते हैं। अगर इस रेंज में आए तो आप जरूर इसमें इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं, पर अगर आप थोड़ा और वेट करना चाहते हैं तो आप 850 से 900 के लेवल को वॉच कर सकते हैं। अगर उस लेवल पे आए तो आप अच्छे खासे पैसे, आपकी एबिलिटी और कन्विक्शन हो उतना आप इन्वेस्ट करें इसमें। तो मेरे ओवरऑल थॉट्स ये हैं कि ये एक कंपाउंडिंग मशीन है। आपको बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो एचडीएफसी बैंक शुड बी द फर्स्ट कैंडिडेट इन योर लिस्ट। और ये एक आपने देखा कि पिछले कई सालों में एक कंपाउंडिंग मशीन की तरह काम किया, अपने इन्वेस्टर्स को क्या शानदार रिटर्न इसने दिए हैं। एचडीएफसी बैंक की सबसे बड़ी जो यूएसपी है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो है इसके सिस्टम्स और प्रोसेसेस। बहुत ही प्रोसेस ड्रिवन, बहुत ही सिस्टम ओरिएंटेड बैंक है ये, और ये इसकी यूएसपी है, हमेशा इसके फेवर में काम करती है। अब एक और बात है, जो ऑर्गेनिक ग्रोथ जो इसकी हो रही है, खुद से जो ग्रोथ हो रही है वो तो हो ही रही है, अपने ड्रिवन बाय इट्स स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, अच्छी मैनेजमेंट, अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अच्छे सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। बट इसके अंदर इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी आ सकती है, क्योंकि आपको पता है कि कोविड के टाइम में इतनी स्ट्रेस आ चुकी है फाइनेंशियल सेक्टर में कि कई सारे जो छोटे बैंक्स हैं, छोटे एनबीएफसीज है, वो आउट ऑफ बिजनेस जा सकते हैं, क्योंकि उनकी जो बैलेंस शीट है वो इतनी स्ट्रेस्ड है, इतने लोन दिए हुए हैं उसने, बैड लोन्स दिए हुए हैं, एनपीएस उनके बढ़ सकते हैं अगर रीपेमेंट ना हो तो सब मिला के ब्रॉडली ये बात है कि इंडस्ट्री में काफी कंसोलिडेशन आ सकती है। जब कंसोलिडेशन आएगी तो वो फेवर करेगी बड़े बड़े प्लेयर्स को, बड़े बैंक्स को, अच्छे बैंक्स को। तो एचडीएफसी बैंक उनमें से पहला लाइन में खड़ा होगा इस इंडस्ट्री कंसोलिडेशन का फायदा उठाने के लिए। पब्लिक सेक्टर बैंक्स से जो अवे एक शिफ्ट हो रहा है, आप देख रहे हैं कि ज्यादा लोग अब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सर्विसेज बेटर होती हैं, प्रॉम्प्ट होती हैं, उनके एप्स अच्छे काम करते हैं, तो ओवरऑल जो एक एक्सपीरियंस होता है वो एनवायरनमेंट अच्छा होता है, वो इनको मदद करेगा एक सस्टेन्ड अर्निंग्स ग्रोथ करने में। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स तो आपने देखा होगा कि इलाहाबाद बैंक बंद हो गया तो ये बैंक बंद हो गया, ओरिएंटल बैंक बंद हो गया, ये बंद हो गया, वो बंद हो गया, तो बहुत सारे बैंक्स कंसोलिडेट भी कर रहे हैं और उनकी इन सभी चीजों का फायदा एचडीएफसी बैंक को मिलना ही मिलना है। और ये एक अंडरलाइंग फैक्ट है जो कि फंडामेंटल रीजन है कि अगर आपको इंडिया की ग्रोथ में विश्वास है, इफ यू बिलीव इन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, you have to believe in the BFSI sector's growth story as well। और अगर BFSI में आपको विश्वास है तो आपको HDFC बैंक पे विश्वास होना है, क्योंकि HDFC बैंक इज वन ऑफ द बेस्ट इन द BFSI सेक्टर। तो दोस्तों ये था हमारे फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज का पहला वीडियो। आगे आने वाली वीडियोस में हम काफी सारी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज की एनालिसिस करेंगे और कई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो को करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब।
मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।